हेलो माय स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप लोग को यूट्यूब एम्बिशन चैनल पर आप लोगों का सबका स्वागत है। ये जो सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये 3 एग्जाम से रिलेटेड है। पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और आईटीआई। बहुत ही आसान तरीके से चैप्टर बाय चैप्टर, ऑब्जेक्टिव और थ्योरी सारे चीज़ को बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा। हम लोग का ये आज पहला क्लास है जहाँ पर केमिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये जो क्लास हम लोग का चलने वाला है ये 3 एग्जाम को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। पहला एग्जाम है पॉलिटेक्निक, सेकंड है पैरामेडिकल और थर्ड है आईटीआई। ये तीनों एग्जाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अप्रैल के फर्स्ट वीक में लगभग 2 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच इसका फॉर्म भी निकलने वाला है। तो आप लोग को इसके फॉर्म पर भी ध्यान देना है और इस एग्ज़ाम का तैयारी हम आपको बहुत अच्छे तरीक़ा से और बहुत डिटेल में करवाने वाले हैं। पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में मात्र 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, केमिस्ट्री से, मैथ से और फिजिक्स से, और तीनों का वेटेज बिल्कुल बराबर है। 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 30 क्वेश्चन फिजिक्स और 30 क्वेश्चन मैथ। जबकि पैरामेडिकल के एग्ज़ाम में हिंदी भी पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश भी पढ़ना पड़ेगा और जीके का भी तैयारी करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना है कि 3 सब्जेक्ट तो पैरामेडिकल में पहले से ही है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। इसके अलावा आपको बायोलॉजी का क्वेश्चन, इसके अलावा आपको जीके का क्वेश्चन और इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी, ये सब पर भी विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान रखना है कि ये जो भी हम लोग लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं वो इसी 3 एग्जाम से रिलेटेड रहेगा। तो एक बार फिर से आप लोगों को सबसे पहला चैप्टर, केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। चैप्टर का नाम क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। चैप्टर के नाम से ही क्लियर है कि इसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं परमाणु को। किसको स्टडी करने वाले हैं? परमाणु को। परमाणु अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम लोग को इसको बिल्कुल बेसिक रूप से पढ़ना है, क्योंकि पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल या आईटीआई का जो एग्जाम है ये 10th लेवल का एग्जाम है। वैसे कहने के लिए 10th लेवल का है क्योंकि इसमें इंटर का भी स्टूडेंट बैठ रहा है, ग्रेजुएशन का भी स्टूडेंट बैठ रहा है और क्वेश्चन का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। तो अब जो सोचते थे कि बहुत इजी वे में ये एग्जाम निकल जाएगा, वैसा एग्जाम का पैटर्न रहा नहीं। धीरे धीरे क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाया जा रहा है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन को लिया जा रहा है। तो हम लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन पर नजर रखेंगे। तो आज से हम लोग का ये क्लास स्टार्ट होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना। तो परमाणु संरचना में सबसे पहले जो हम लोग समझने वाले हैं वो समझने वाले हैं किसको? वो समझने वाले हैं परमाणु को। तो परमाणु को समझना है तो सबसे पहले ये समझना होगा कि ये परमाणु के बारे में जो सबसे शुरू में बताए थे उनका नाम था महर्षि कणाद। उनका नाम क्या है? महर्षि कणाद। महर्षि कणाद भारत के एक ऋषि मुनि है जिनका यह कहना है कि दुनिया की जितनी भी बड़ी से बड़ी वस्तु है या एक पहाड़ है वो सब सारा छोटे छोटे कण से मिलकर के बना है और इस छोटे कण का ही नाम परमाणु दिया गया। तो ध्यान रखना है कि परमाणु के बारे में सबसे शुरू में जिसने बताया था उसका नाम था महर्षि कणाद, लेकिन वो एक ऋषि मुनि थे, वो कोई साइंटिस्ट या कोई वैज्ञानिक नहीं थे। उनका उन्होंने प्रूफ नहीं दे पाया। तो सिद्धांत के रूप में जो सबसे पहला बार सिद्धांत दिया उन वैज्ञानिक का नाम है जॉन डाल्टन। तो याद रखना है कि एटम के बारे में सबसे शुरू में जिसने बताया उसका नाम था जॉन डाल्टन। ये एटम है क्या? मान लो कि एक लोहा का टुकड़ा ले लेते हैं या चांदी का टुकड़ा ले लेते हैं। तो चांदी के टुकड़ा में, चांदी का एक बड़ा टुकड़ा है तो उसमें बहुत सारा छोटा छोटा कण है चांदी का। तो वो जो सबसे छोटा कण है जिसको कि नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता है और जिसको कि और विभाजित करना संभव नहीं है, उस छोटे से कण का ही नाम है परमाणु। इसका मतलब कि बहुत सारा परमाणु जब आपस में मिल जाता है, बहुत सारा समान परमाणु जब आपस में मिल जाता है तो उसको हम लोग तत्व कहते हैं और तत्व के ही सबसे सूक्ष्मतम कण को हम लोग परमाणु कहते हैं। तो ये सारे चीज के बारे में जो सबसे शुरू में बताए थे उन वैज्ञानिक का नाम है जॉन डाल्टन। क्या नाम है? जॉन डाल्टन। तो ये हमारे जॉन डाल्टन है। तो ध्यान रखना है कि इनका क्या कहना था जरा वो समझते हैं। इन्होंने सबसे शुरू में ये बताया कि ये जो एटम है, ये एटम के बारे में सबसे पहला सिद्धांत जिनके द्वारा दिया गया उनका नाम है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। तो ध्यान रखना है कि डाल्टन साहब का यह कहना है कि ये जो एटम है, इस एटम, अगर मान लो कि हम लोग कोई लोहा का टुकड़ा ले लेते हैं तो इस लोहा के टुकड़ा में जितना भी छोटा छोटा कण होगा वो सारा छोटा छोटा कण आपस में समान होगा।
वो सारा छोटा छोटा कण आपस में क्या होगा, समान होगा। तो ये जो छोटा सा कण है, इस कण का ही नाम उसने दिया एटम। क्या नाम दिया, एटम। एटम नाम ही क्यों दिया, क्योंकि एटम वर्ड बना है एटीमो से। किससे बना है, एटीमो से। और इस एटीमो का मतलब होता है ओ विभाज्य या ओ विभाजित, मतलब वैसा छोटा कण, इतना छोटा कण जिसको और छोटा करना संभव ना हो, जिसको और विभाजित करना संभव ना हो, तो उन्होंने जो ओ विभाजित होता है उसको एटीमो कहते हैं। और इस एटीमो के कारण इस वर्ड को लाया गया एटम। और इसी एटम को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसी एटम को हिंदी में बोलते हैं परमाणु। इसी एटम को हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणु। तो ध्यान रखना है कि परमाणु के बारे में सबसे शुरू में किसने बताया, महर्षि कणाद ने। लेकिन इस एटम का जो सिद्धांत है, ये जो परमाणु का जो सिद्धांत है, वो सबसे पहले किसने दिया, वो सबसे पहले दिया जॉन डाल्टन ने। किसने दिया, जॉन डाल्टन ने। तो जॉन डाल्टन का जो मुख्य बात है, वो मुख्य बात क्या है, इनका कहना था कि किसी भी तत्व का वह सबसे सूक्ष्मतम कण जिसको कि और विभाजित करना संभव नहीं है, मतलब जिसको और छोटा करना संभव नहीं है, उसी को हम लोग एटम कहते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटम कहते हैं। और दूसरा बात उन्होंने ये कहा कि एक ही तत्व, तत्व क्या, ये जो पूरा बड़ा टुकड़ा है, इसी को हम लोग तत्व कह रहे हैं। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, तत्व, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट। जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट। तो ध्यान रखना है कि तत्व इस बड़े टुकड़ा को कह रहे हैं, और इस बड़े टुकड़ा में ये जो छोटा छोटा कई परमाणु है, तो कहता है सारे परमाणु आपस में समान होंगे। तो जॉन डाल्टन का दूसरा बात यह कहना है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु आपस में समान होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु आपस में क्या होते हैं, समान। मतलब सर, मतलब ये कि अगर अब हम इस लोहा के टुकड़ा को काटेंगे तो क्या इससे चांदी निकल जाएगा, नहीं, इससे चांदी कभी निकल नहीं सकता है। याद रखना है कि अगर ये लोहा का टुकड़ा है तो इसमें जितना भी छोटा छोटा कण होगा, वो सारा कण लोहा से ही रिलेटेड होगा, आयरन से ही रिलेटेड होगा। तो ध्यान रखना है इस बात को कि ये जो छोटा छोटा कण है, इसी को हम लोग, ये जो छोटा छोटा कण है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग परमाणु कहते हैं। और सारे परमाणु जब आपस में समान होते हैं तो उसी को हम लोग तत्व कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि किसी भी तत्व का वह सबसे सूक्ष्मतम कण जिसको कि और छोटा करना संभव नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग एटम कहते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए। सबसे पहला बात जो ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखना है कि ये कथा कहानी वाला एग्जाम नहीं है, यहां पर सारा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आएगा। तो आप लोग को ध्यान देना है कि ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान देना है। लेकिन ऑब्जेक्टिव तब बन पाएगा जब आप लोग का थ्योरी क्लियर रहेगा। तो थ्योरी का पूरा कॉपी जरूर तैयार करना है, लेकिन ध्यान रखना है कि ध्यान हमेशा ऑब्जेक्टिव पर ही देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए कि जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, और उसके बाद उसके आंसर में लिखिए जॉन डाल्टन के अनुसार, जॉन डाल्टन के अनुसार सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट में आप लोग को लिखना है किसी भी तत्व का, किसी भी तत्व का वह सबसे सूक्ष्मतम कण, किसी भी तत्व का वह सबसे सूक्ष्मतम कण जिसे और विभाजित करना संभव नहीं है, अर्थात जिसे और छोटा करना संभव नहीं है, उसे 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 परमाणु कहते हैं, उसे एटम कहते हैं, उसे एटम कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना है कि इस एटम शब्द का निर्माण एटीमो से हुआ है। इस एटम शब्द का निर्माण एटीमो से हुआ है, जिसका अर्थ ओ विभाज्य होता है, जिसका अर्थ ओ विभाज्य होता है। ये इनका पहला बात था। दूसरा पॉइंट बना करके आप लोग को लिखना है कि एक ही तत्व के सभी परमाणु आपस में समान होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु आपस में समान होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु आपस में समान होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। और जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो ये है, क्वेश्चन आता है बार बार कि परमाणु के सिद्धांत को सबसे पहला बार किसने दिया था। तो सबसे पहला बार जिसने परमाणु के सिद्धांत को दिया था उनका नाम है जॉन डाल्टन। तो किताब में जॉन डाल्टन नहीं लिख के केवल डाल्टन भी लिखा रहता है। तो ध्यान रखना है, जॉन डाल्टन इनका पूरा नाम है, वैसे इनको डाल्टन के नाम से ज्यादा पॉपुलरिटी मिला हुआ है। तो ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि एटम
का फादर कौन है, किसने एटम के बारे में सबसे पहले बताया। तो याद रखना है कि फादर ऑफ एटम अगर पूछा जाएगा तो आंसर होगा डाल्टन। तो इस बात को भी ऑब्जेक्टिव में लिख लीजिए, पॉइंट बना करके लिख लीजिए कि फादर ऑफ एटम डाल्टन को कहते हैं। फादर ऑफ एटम किसको बोलते हैं, डाल्टन को कहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग को इतना दूर तक बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब आगे जरा ध्यान देना है सही तरीका से एटम के बारे में। ये जो एटम है, इस एटम का चित्र कैसा है। तो चित्र में सर बीच में तो न्यूक्लियस होता है, बीच में तो नाभिक होता है, और इसके चारों तरफ ये जो सर्किल है, ये जो वृत्त है, इसमें घूमता है इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या घूमता है, तो इसमें घूमता है इलेक्ट्रॉन, है ना। तो नाभिक के बगल का सबसे पहला जो है इसका नाम है के कक्षा, इसका एल कक्षा, इसका एम कक्षा, और डॉट डॉट इस तरह से अनंत कक्षा तक होता है। तो ध्यान रखना है कि कक्षा क्या है। तो इलेक्ट्रॉन के घूमने के पथ को कक्षा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के घूमने के पथ को क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रॉन के घूमने के पथ को कहते हैं कक्षा। इस कक्षा का इंग्लिश में 3 गो नाम है। पहला नाम है सर ऑर्बिट, पहला नाम क्या है, ऑर्बिट। इसी का दूसरा नाम है सेल, इसी का दूसरा नाम क्या है, सेल। और इसी का तीसरा नाम है एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल। तो ध्यान रखना है कि हिंदी में तो हम लोग इसको कक्षा कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसी को ऑर्बिट कहते हैं, इसी को हम लोग सेल कहते हैं, और इसी को हम लोग एनर्जी लेवल कहते हैं। तो ये हम लोग का पहला कक्षा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे एनर्जी लेवल 1। ये दूसरा कक्षा है, इसलिए इसको बोलेंगे एनर्जी लेवल 2। ये तीसरा कक्षा है, इसलिए इसको बोलेंगे एनर्जी लेवल 3। तो याद रखना है आप लोग को कि इस तरीका से हम लोग एनर्जी लेवल 1, एनर्जी लेवल 2, एनर्जी लेवल 3, तो इस तरह से जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा एनर्जी लेवल का मान भी बढ़ते चले जाएगा। ठीक है, अब जरा समझना है सही तरीका से। ये तो समझ गए सर कि इसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, पर किसमें कितना इलेक्ट्रॉन घूमता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। ठीक से सुनना जरा, 2016 के पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। ज्यादातर विद्यार्थी को इसका आंसर पहले से पता होता है, और शायद आप लोग को भी पता होगा। इसका आंसर है 2n²। क्या आंसर है, 2n²। तो याद रखना है कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है ना, तो सबसे पहले कक्षा का नाम, है ना। तो कक्षा का नाम, तो अगर हम लोग बात करें कक्षा का नाम का, तो सबसे पहला कक्षा के एल एम एन ओ पी क्यू डॉट डॉट। तो इस तरीका से बहुत सारा कक्षा है, लेकिन हम लोग को यूज पड़ेगा क्यू तक का। क्यू तक मतलब 7 कक्षा। 7 कक्षा तक में इलेक्ट्रॉन का संख्या आप लोग को याद रखना है। क्यों याद रखना है 7 तक ही, क्योंकि हम लोग को पता है कि आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड होता है, 7 पीरियड होता है। आवर्त की संख्या 7 होती है, इसी कारण से हम लोग को 7 तक का याद रखना है। अब क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि इस सब में कितना कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो अभी आप लोग को बताएं कि इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है 2n²। क्या फॉर्मूला होता है, 2n²। जहां n क्या है, जहां n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, कक्षा की संख्या, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो याद रखना है कि किसी भी कक्षा में अगर आपको इलेक्ट्रॉन का पता करना है तो यह बहुत पॉपुलर फार्मूला है, और इस फार्मूला को दिया गया था किसके द्वारा, इस फार्मूला को दिया था नील्स बोर ने। तो याद रखना है कि अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन निकालने का जो ये सूत्र है 2n², इस सूत्र को किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, तो उसका नाम है नील्स बोर। क्या नाम है, नील्स बोर। वैसे अभी तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखना है कि इस फार्मूला को किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था, वो दिया गया था नील्स बोर के द्वारा। फिलहाल अब यहां पर ये हम लोग को पहला कक्षा में जानना है कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो सर ये पहला कक्षा है, फर्स्ट सेल है। तो अगर पहला कक्षा है तो इसके लिए n का मान हम लोग 1 रखेंगे, तो यहां पर 1 रखेंगे। तो यहां पर हो जाएगा 2 गुना 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और 1 गुना 2 2। तो बहुत आसानी से पता चल गया कि सर इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसी तरीका से अगर हमको एल में निकालना है तो यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, और 4 दूना 8। तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, तो हम लोग सर निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो हम लोग निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन।
तो इसमें निकल गया 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें निकल गया 8 इलेक्ट्रॉन। हमको जानना है कि तीसरा कक्षा M, इस तीसरे कक्षा पे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, जरा इसको ठीक से समझना है। तीसरे कक्षा में n का मान यहाँ 3 रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 9 दूना हो जाएगा 18। तो इसका मतलब पता चल गया सर कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होगा। चौथा कक्षा के लिए यहाँ 4 रखेंगे, 4 का स्क्वायर 16, और 16 दूना 32, तो पता चल गया कि चौथा कक्षा में टोटल 32 इलेक्ट्रॉन होगा। पांचवें कक्षा के लिए 5 मान रखेंगे, 5 का स्क्वायर 25, और 25 दूना 50, तो इसका मतलब पता चल गया सर कि पांचवें कक्षा में 50 इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और 36 दूना हो जाता है 72, तो यहां पर आ जाएगा 72। यह 7वां कक्षा है, तो 7 का स्क्वायर 49, और 49 दूना 98, तो इसका मतलब सर पता चल गया कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्यू में होता है और सबसे कम इलेक्ट्रॉन के में होता है। आप लोग को बात समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रॉन निकालने का सूत्र क्या होता है? 2n स्क्वायर। हम बहुत इजी वे में और बहुत स्टार्टिंग से पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, इसलिए कोई स्टूडेंट अगर आर्ट्स के भी होंगे तो उनको भी समझने में दिक्कत नहीं आना चाहिए, है ना। तो ध्यान रखना है कि हम बहुत सारे चीज को बहुत ही इजी में और बहुत ही सरल रूप से पढ़ाने का कोशिश करेंगे, तो ध्यान देना है जरा सही तरीका से। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन का संख्या। आप लोग इसको मोबाइल नंबर की तरह याद कर लीजिएगा, 2 8 18 32 50 72 98, 2 8 18 32 50 72 98। तो याद रखना है कि ये के से हो गया, ये हो गया के से किंग, ये हो गया किंग, और ये क्यू से हो गई क्वीन, रानी। तो राजा रानी से बात करेगा, राजा रानी से बात करेगा कितने नंबर पे? 2 8 18 32 50 72 98। इसको मोबाइल नंबर की तरह बिल्कुल याद कर लेना है। ये हो गया राजा से रानी का नंबर 2 8 18 32 50 72 98। आप लोग को याद हुआ? अभी याद कीजिए, 2 8 18 32 50 72 98, 2 8 18 32 50 72 98। ये हो गया राजा से रानी का नंबर। ये हम ऐसे ही बोल दिया, आप इसको राजा रानी मत समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ये हम ऐसे ही बताएं ताकि आप लोग को याद हो सके। तो कक्षा में इलेक्ट्रॉन निकालने का सूत्र तो सर पता चल गया कि के कक्षा, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन, पांचवें में 50, छठा में 72, और सातवें कक्षा में 98 इलेक्ट्रॉन। तो एक बात और यहीं पर समझ लीजिए, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ता है वैसे वैसे एनर्जी लेवल बढ़ता है। तो अगर यह क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसका है, तो हम लोग देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा एनर्जी होना चाहिए क्यू का, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या सबसे क्या है? अधिक है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या सबसे कम होगा उसका एनर्जी भी कम होगा। इसका मतलब कि रानी के पास एनर्जी का नंबर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा एनर्जी रानी के पास है, और सबसे कम एनर्जी जो है वो राजा के पास है। तो ध्यान रखना है कि अगर हमसे पूछा जाएगा कि एनर्जी लेवल किसका ज्यादा है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जरा ध्यान देना है। एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल, तो एनर्जी लेवल का अगर हम लोग बात करते हैं तो एनर्जी लेवल में सबसे कम एनर्जी होगा के का, उससे ज्यादा एनर्जी होगा एल का, उससे ज्यादा एनर्जी होगा एम का, और जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा। तो अगर क्वेश्चन ये पूछेगा कि किस कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है, तो याद रखना है कि के कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है। एक बात और जरा ठीक से समझना है, जिसका ऊर्जा सबसे कम होता है उसका स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होता है, वह सबसे ज्यादा अस्थाई होता है। तो ध्यान रखना, अगर यह पूछेगा कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किसका है तो आंसर होगा क्यू, लेकिन अगर यह पूछेगा कि सबसे ज्यादा अस्थाई कौन है तो आंसर होगा के। तो याद रखना कि अगर बात करते हैं अस्थाई का, स्टेबिलिटी का, स्टेबिलिटी, तो ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी अस्थाई में सबसे ज्यादा अस्थाई होगा के, उससे कम होगा एल, उससे कम होगा एम, और धीरे धीरे करके स्टेबिलिटी घटते चले जाएगा। के सबसे ज्यादा अस्थाई होता ही क्यों है? इसलिए होता है क्योंकि वो नाभिक के नजदीक है। किसके नजदीक है? नाभिक के नजदीक। नाभिक पे प्लस चार्ज है, नाभिक पे प्लस चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन पे माइनस है। तो ध्यान रखना है कि नाभिक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है। इसका मतलब ये हुआ सर कि नाभिक में रहता है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे प्लस और इलेक्ट्रॉन पे माइनस, और इन दोनों के बीच होता है आकर्षण। इन दोनों के बीच क्या होता है? आकर्षण। तो जो
प्रोटॉन के जितना नजदीक होगा वह उतना ज्यादा मजबूत फील करेगा, क्योंकि उसको प्रोटॉन पकड़ करके रखेगा। तो ध्यान रखना है कि K का इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के सबसे नजदीक है, इसलिए सबसे ज्यादा मजबूत इलेक्ट्रॉन जो होगा वो K का इलेक्ट्रॉन होगा। और जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन का स्टेबिलिटी घटते जाएगा। तो ध्यान रखना है कि जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी कम होगा, जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, ये दोनों एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां पर से दो तीन ऑब्जेक्टिव जरा ठीक से समझ लीजिए। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि परमाणु के बारे में सबसे पहला सिद्धांत किसने दिया, उसका नाम है जॉन डाल्टन। इसका मतलब फादर ऑफ एटम बोलेंगे जॉन डाल्टन को। दूसरा बात कि नाभिक में कौन कौन सा कण होता है, तो नाभिक में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बीच में जो नाभिक है इस नाभिक में रहता है प्रोटॉन और रहता है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन धनावेशित कण है और न्यूट्रॉन उदासीन कण है, और ये दोनों मौजूद रहता है किसमें, ये दोनों मौजूद रहता है नाभिक में। ये दोनों मौजूद किसमें रहता है जी, ये दोनों मौजूद रहता है नाभिक में। बात आप लोग को समझ में आ रहा है। तो ध्यान रखना है कि ये दोनों नाभिक में मौजूद रहता है, और इन दोनों को मिला करके न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। जरा ठीक से समझिएगा, दो दो बार यहां से क्वेश्चन आ चुका है कि न्यूक्लियॉन किसको कहते हैं। तो याद रखना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप में न्यूक्लियॉन कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सामूहिक रूप में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल को न्यूक्लियॉन कहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर पाए जाने वाले दो कण हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इन दोनों को अगर मिला दो तो इसी को न्यूक्लियॉन कहते हैं। यह काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। न्यूक्लियस अलग है, न्यूट्रॉन अलग है और न्यूक्लियॉन अलग है। तो ध्यान रखना है कि इसको हम लोग न्यूट्रॉन कह रहे हैं जो उदासीन है, और इन दोनों को मिला दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तो इसी को कहते हैं न्यूक्लियॉन। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन। तो अब यहां जरा ध्यान देना है आप लोग को, यहां पे बात हो रहा है एनर्जी लेवल। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ेगा ऊर्जा का मान बढ़ेगा। तो सबसे कम ऊर्जा हो गया सर K का और सबसे ज्यादा ऊर्जा हो गया Q का। तो मेरे ख्याल से आप लोग को इतना दूर तक बात समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक भी करते जाएं। अब जरा ध्यान देना है आगे आगे। अब जरा ठीक से समझने का कोशिश करते हैं कि एटम के बारे में और क्या क्या बात आ सकता है। तो सर हम लोग ये तो बात समझ गए कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो होता है सेल में। इलेक्ट्रॉन जो होता है सर वो होता है किसमें, सेल में। और सेल में इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला भी हम लोग समझ गए, जो फॉर्मूला होता है 2n²। जो फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। अब जरा इसका यूज भी हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला सेल था K, फिर L, फिर M, फिर N, O, P, Q। इस तरह से इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएगा। तो इसमें 2, 8, 18, 32, 50, 72, 98। अब बात उठता है ये सर कि अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या जान गए, याद कर लिया आपका मोबाइल नंबर 2, 8, 18, 32, 50, 72, 98, तो इसका यूज क्या है, इसको कैसे इस पर क्वेश्चन आता है। तो अब आते हैं इसके मेन क्वेश्चन पर कि इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। सपोज कीजिए कि हम बात कर रहे हैं सोडियम का। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। तो अगर 11 है तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन गया, 2। तो पहला में 2 इलेक्ट्रॉन गया तो यहां पर लिख दिए 2। दूसरे में गया 8 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे में लिख दिए 8। तो 8 और 2 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन हो चुका। और इलेक्ट्रॉन टोटल है कितना, टोटल इलेक्ट्रॉन है 11। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, 11 इलेक्ट्रॉन। तो जरा ठीक से ध्यान देना, तो बच गया 1। तो यहां पर हम लोग लास्ट में दे देंगे 1। इसका कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन रखने का है, लेकिन बचा कितना, 1 बचा। जो बचेगा लास्ट में उतना ही इलेक्ट्रॉन देना है। तो ये जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन आता है इसको हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं जी, संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसका हिंदी क्या होता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो क्या है संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसी भी तत्व के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। किसी भी तत्व के या किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और संयोजी इलेक्ट्रॉन का जो मान है वो कम से कम 1 होता है और अधिक से अधिक 8 होता है। याद रखना है कि अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम लोग नहीं दे पाते हैं या नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि हर परमाणु स्टेबल होना चाहता है, अस्थाई होना चाहता है, और अस्थाई वही होता है जिसके कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। तो याद रखना है कि अंतिम कक्षा में कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देना है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, तो सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान हो जाएगा 1। सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
अब बात उठता है कि सर ई तो समझ गए कि इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे, तो जो अंदर में बच गया इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन। कोर का हिंदी भी कोर होता है। तो कोर इलेक्ट्रॉन, तो याद रखना है कि अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को छोड़कर अंदर कक्षा में बचे शेष सभी इलेक्ट्रॉन के योग को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो कोर इलेक्ट्रॉन का मान हो गया 8 और 2 10। तो पता चल गया सर कि सोडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मान 1 होगा और कोर इलेक्ट्रॉन का मान 10 होगा। याद रखना है आप लोग को ठीक तरीका से कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन को जोड़ दो तो बन जाता है परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को जेड से सूचित करते हैं। याद रखना है कि यह जेड क्या है? यह जेड है परमाणु संख्या। इस जेड का नाम है परमाणु संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एटॉमिक नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। समझ में बात आ रहा है? हम बिल्कुल इजी इजी बात पढ़ा रहे हैं क्योंकि आज ये पहला क्लास है और यहीं से बेस क्लियर होता है। जरा ठीक से ध्यान देना है क्योंकि बेसिक अगर क्लियर नहीं रहेगा तो आगे के क्वेश्चन में काफी दिक्कत आ जाता है स्टूडेंट लोग को। तो कमजोर स्टूडेंट भी अच्छे से समझ पाए तो जरा ठीक से ध्यान देना है। परमाणु संख्या, तो ये परमाणु संख्या बराबर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि परमाणु संख्या बराबर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस कोर इलेक्ट्रॉन। जरा ठीक से सोच के देखिए कि यह स्टेटमेंट सही है। बिल्कुल सही है सर, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मान अभी सोडियम का 1 आया था, कोर इलेक्ट्रॉन का मान 10 आया था और दोनों को जोड़ते हैं तो आ जाता है 11 और 11 ही सोडियम का परमाणु संख्या है। तो इसका मतलब सर एक नया फॉर्मूला निकल गया कि परमाणु संख्या बराबर होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस कोर इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पे निकल जाता है क्या चीज? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या को सूचित करते हैं जेड से। परमाणु संख्या को सूचित किससे करते हैं? जेड से। तो मेरे ख्याल से आप लोग को ठीक तरीका से बात समझ में आ रहा होगा, है ना? तो कुछ एग्जाम्पल को और लेते हैं और फिर समझने का कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए कि कार्बन लेते हैं, तो कार्बन का परमाणु संख्या तो सर कार्बन का परमाणु संख्या तो 6 है। तो अगर 6 है तो पहला कक्षा में जाएगा 2 और दूसरे कक्षा में जाएगा 4। तो ये हो गया के और ये हो गया एल। ये के हो गया और ये एल हो गया। तो बताओ इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हम लोग कहते हैं अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 4। और बताओ कि इसका कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो सर पता चल गया कि इसके कोर इलेक्ट्रॉन का मान 2 होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सपोज करो कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या होता है 13। अब परमाणु संख्या को सूचित किससे करते हैं? जेड से। तो इसका मतलब सर कि शुरू में तो 2 जाएगा। पहला कक्षा का कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन का है, दूसरे कक्षा का कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन। 8 और 2 10 हो गया। तो सर बच गया 3। तो पता चल गया कि अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो ये जो 3 हो गया इसी को हम लोग बोल रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और फिर हम लोग को पूछेगा कोर इलेक्ट्रॉन, तो कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसका 10। समझ में आ रहा है आप लोग को बात? अगर हम लोग अगला ले ले आर्गन, तो आर्गन अगर लेंगे तो आर्गन का परमाणु संख्या होता है 18। कितना होता है? 18। तो आप लोग अब आसानी से समझ पा रहे हैं। इसका ना हो जाएगा 2 8 और 8। तो इसके मतलब सर इसके लास्ट में कितना आ रहा है? इसके लास्ट में आ रहा है 8। तो पता चल गया सर कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मान तो 8 होगा, लेकिन इसके कोर इलेक्ट्रॉन का मान, तो कोर इलेक्ट्रॉन 8 और 2 कितना हो जाएगा? 8 और 2 यहां पर आ जाएगा 10। तो इस तरीका से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब 18 से ज्यादा का क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे तो उसको जरा देखने का हम लोग जरा देखते हैं कि 18 से अधिक आएगा तो हम लोग उसको कैसे बना पाएंगे, है ना? उससे अब अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इस पर हम लोग किस तरीका से काम कर सकते हैं। सपोज करो कि इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या ले ले? अगला क्वेश्चन लेते हैं पोटासियम। पोटासियम का परमाणु संख्या होता है 19। अगर 19 होता है तो पहले कक्षा में तो सर चला गया 2, दूसरे कक्षा में चला गया 8 और तीसरे कक्षा में अगर 9 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये हो जाएगा गलत। ये क्या हो जाएगा? गलत। ये क्यों गलत हो गया? क्योंकि अभी आप लोग को बताए थे कि अंतिम कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देना है। अस्थाई होने के लिए, स्टेबल होने के लिए आपको अंतिम कक्षा में हमेशा कितना इलेक्ट्रॉन देना है? अंतिम कक्षा में अधिक से अधिक 8 देना है। अगर 8 आ जाए तो उससे आगे बढ़ाना है। मतलब सर मतलब ये कि अंतिम कक्षा में कभी 9 इलेक्ट्रॉन आएगा ही नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 8 और बगल में जाएगा 1। तो 8 और 1, तो यहां पर इस तरीका से इधर जोड़ेगा तो 18 और 1 हो जाएगा 19। तो के एल एम ये हो गया m
और ये हो गया n। इसका मतलब पोटासियम में टोटल 4 कक्षा होता है। इसका मतलब पोटासियम में टोटल कितना कक्षा होता है? 4 कक्षा होता है। तो ये इसके लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है? 1। तो हम लोग बोलेंगे सर कि पोटासियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मान 1 है और इसके कोर इलेक्ट्रॉन का मान, इसके कोर इलेक्ट्रॉन का मान कितना हो जाएगा? इसके कोर इलेक्ट्रॉन का मान हो जाएगा 18। कोर इलेक्ट्रॉन का मान कितना हो जाएगा? 18। इसका मतलब सर यहां से भी पता चल रहा है कि Z बराबर फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और प्लस कोर इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मान 1 और कोर इलेक्ट्रॉन का मान 18 और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 19। बिल्कुल इजी इजी चीज बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन यहीं पर से आता है। तो अगर क्वेश्चन आया ऑब्जेक्टिव में कि पोटासियम के कोर इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, ध्यान देना है सही से, 2021 का पारामेडिकल का क्वेश्चन है कि पोटासियम के कोर इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है। विद्यार्थी सोचने लगता है कि ये कोर इलेक्ट्रॉन क्या पूछ लिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सुने थे, संयोजी इलेक्ट्रॉन सुने थे, ये कोर इलेक्ट्रॉन क्या है? तो कोर इलेक्ट्रॉन, कोर का मतलब ही होता है अंदर। तो अंदर मतलब बाहर वाला, सबसे लास्ट वाले को छोड़ के अंदर वाला को गिनना है। तो ये लास्ट वाला को हम लोग छोड़ देंगे और अंदर वाले को गिनेंगे तो कोर इलेक्ट्रॉन का मान कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग को बात समझ में आ रहा होगा ठीक से। अगर हम बात करें कैल्शियम का, तो कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है 20। तो 20 होता है तो निकल जाएगा 2, 8, 8 और 2। तो ये 2 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये 18 हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। ये 18 क्या हो गया? कोर इलेक्ट्रॉन। तो मेरे ख्याल से बात आप लोग का समझ में आ गया होगा। लेकिन क्वेश्चन 20 तक तो आसान है, दिक्कत तो इसके बाद वाले में है कि 21 आएगा, 22 आएगा, 26 आएगा, तो उसको किस तरीका से हम लोग समझेंगे। तो जरा ठीक से समझना है अब आगे के क्वेश्चन पे। अगर मान लो कि हम लोग लोहा का निकालने दे दें, लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? 26। तो अगर 26 है तो इसका बोलेंगे बनाने के लिए तो क्या बनाएगा? इसका क्या बनाएगा? 2, 8, 8, क्योंकि 8 से ज्यादा तो देना नहीं है। तो अगर 8 से ज्यादा नहीं देना है तो 2, 8, 8 और यहां पर भी 8। तो ये K, ये L, ये M, ये N। अगर आप लोग ऐसा बनाए हैं तो ये भी बिल्कुल गलत है। ये भी बिल्कुल क्या है? गलत है। ये क्यों गलत हो गया? आप तो बोले थे कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देना है तो आगे बढ़ा देंगे। यहां पर एक नियम है। एक नियम क्या है, जरा उसको सही तरीका से समझना है। अगर हम बात लोहा का कर रहे हैं तो लोहा के अंतिम कक्षा में, लोहा के अंतिम कक्षा में कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि जिसके लास्ट में 8 आ जाता है वो नोबेल गैस हो जाता है। जिसके लास्ट में 8 आता है वो अक्रिय गैस होता है, निष्क्रिय गैस होता है, मतलब वो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो हम लोग को पता है कि लोहा तो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है, ये क्रियाशील तत्व है। तो याद रखना है कि लोहा के लास्ट में कभी 8 इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकता है। तो ये गलत है। दूसरा बात कि लोहा एक धातु है, लोहा एक मेटल है और मेटल के लास्ट में हमेशा 1, 2 या 3 आता है। अगर कोई धातु है तो उसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा या 2 इलेक्ट्रॉन आएगा या 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, है ना। तो याद रखना कि इसके लास्ट में कभी भी 8 इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकता है। तो ये अगर गलत है सर तो फिर बताइए कि इसका सही आंसर क्या है। तो याद रखना है कि K और L तक का कोई नियम नहीं, क्योंकि आप जो भी बनाइएगा वो सही ही बनेगा। नियम स्टार्ट हो जाता है तीसरे कक्षा M से। अब कक्षा का नियम क्या, जरा ठीक से सुनना है और इस बात को लिख भी लेना है। तीसरे कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब देना है जब चौथे कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। फिर से सुनो, तीसरे कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब देना है जब चौथे कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन देंगे लेकिन तब देंगे जब चौथे कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 8 से ज्यादा दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि इसका सर कैपेसिटी तो 18 इलेक्ट्रॉन का ना है, तो 18 पूरेगा कि ना। अगर 8, 8, 8, 8 बढ़ाते जाएंगे तब ये कभी 18 या कभी 32 होगा, नहीं हो पाएगा। तो नियम जरा ठीक से सुनो, नियम है क्या? तीसरे कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तब देना है जब चौथे कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो सर यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो अब इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, तब तक बढ़ाते रहेंगे जब तक 18 नहीं पुर जाएगा। तो अभी इसको अगर जोड़ेगा तो ये पूरेगा 20। अब बनाना है कितना का? 26 का। तो 6 और बच गया, तो 6 किसमें जोड़ेंगे? इसमें नहीं, इसमें जोड़ेंगे। तो इसमें जैसे 6 जोड़ेंगे तो इसका मतलब सर इसका आंसर हो जाएगा 14। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 14। तो याद रखना है कि ये हो जाएगा M। तो लोहा का सही आंसर है 2, 8, 14, 2। लोहा का सही आंसर क्या है? 2, 8, 14, 2। तो आप लोग को ठीक से समझ में आया कि हम लोग यहां पर किस किस तरीका से बात कर पा रहे हैं। तो जरा फिर से समझिए। अगर मान लीजिए कि इससे हम लोग दूसरा क्वेश्चन को समझने को, वेनेडियम, वेनेडियम का परमाणु संख्या होता है 23। कितना होता है?
23, 23 तक का बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो आंसर होगा 2, 8, 8 और 2। याद रखना ये के, ये एल, ये एम और ये एन। तो ये जो आंसर है ये भी अभी गलत आंसर है। सही क्या होगा? सही ये होगा कि यहाँ पे ई बनाए हैं टोटल 20 का। कहाँ का बना? 20 का। अगर हमको यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन बच गया तो 3 इसमें नहीं जोड़ेंगे, 3 इसमें जोड़ेंगे। तो जैसे इसमें 3 जोड़ेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 3 जोड़ेंगे तो आंसर हो जाएगा 11। आंसर कितना आ जाएगा? 11। तो वेनेडियम का सही आंसर क्या है? तो वेनेडियम का सही आंसर है 2, 8, 11, 2। 2, 8, 11, 2। तो नियम आप लोग समझ पाए? इस नियम को पहले आप लोग लिख लीजिए। क्या लिखना है? तीसरे कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब देना है जब चौथे कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। फिर से सुनिए, तीसरे कक्षा में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब देना है जब चौथे कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं निकेल। निकेल का परमाणु संख्या होता है 28। 28 है ना, तो पहले 20 तक का बना लो। 20 तक का बनाओ, 2, 8, 8 और 2। अब बच गया सर 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ेंगे। तो अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन को जोड़ेगा, अगर इसमें 8 इलेक्ट्रॉन को जोड़ेगा तो ये बन जाएगा 8 और 8 कितना? 16। तो इसका सही आंसर होगा 2, 8, 16, 2। तो निकेल का सही आंसर क्या है? 2, 8, 16, 2। तो मेरे ख्याल से आप लोग को बात समझ में आ रहा होगा कि हम लोग यहां पर अब क्या कर रहे हैं, है ना? तो नियम समझ में आया? तो ध्यान रखना है इस बात को सही तरीका से। चलिए अब हम लोग अगले एग्जाम्पल को और अच्छे तरीका से देखते हैं। मान लीजिए कि इससे भी बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं जिंक। जिंक होता है Zn, परमाणु संख्या होता है 30। तो 30 का बोलेगा तो पहले 20 तक का बना लो, 2, 8, 8 और 2। ये बन गया। तो अगर ये बन गया तो इस तरीका से, अब इस तरीका से बनाने के बाद ये तो 20 तक का बनाना था 30 का, तो और कितना बच गया? 10 बच गया। तो वो 10 किस में जोड़ेंगे? इसमें जोड़ेंगे। तब तक जोड़ेंगे जब तक कि 18 न पुर जाए। तो जैसे इसमें तुम अब 10 जोड़ेगा तो 10 जोड़ने पे ये बन जाएगा 18। कितना बन जाएगा? 18। तो जिंक का, Zn का सही आंसर है 2, 8, 18, 2। 2, 8, 18, 2। तो मेरे ख्याल से आप लोग को बात सही से समझ में आ गया होगा, है ना? तो बात सही से समझ में आ चुका होगा कि जिंक जो है, जिंक का सही आंसर है 2, 8, 18, 2। अगर समझ में आ गया तो इससे भी ज्यादा आप लोग बना के दिखाइए जर्मेनियम का। जर्मेनियम का होता है परमाणु संख्या 32। चलिए इसको फटाक से बनाइए और बना करके बताइए। इसका बना करके कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए कि इसका आंसर क्या आएगा। बना आप लोग से? तो इसका आंसर बताना है कि क्या आएगा। जिंक, जर्मेनियम, जी। तो देखिए यहां पर 30 तक में यहाँ 18 पुर चुका है। ये 30 का बना है जिसमें 18 पुर चुका है। ये हो गया के, ये हो गया एल, ये हो गया एम और ये हो गया एन। और हम लोग को पता है कि के का कैपेसिटी 2 है, एल का कैपेसिटी 8 है, एम का कैपेसिटी 18 है। तो 18 पुर चुका। अब इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, अब इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा 2, 8, 18 और 4। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का आंसर सही आया होगा, है ना? तो इसका सही आंसर है 2, 8, 18, 4। 2, 8, 18, 4। तो क्या आप लोग मेरे बात को समझ पाए? तो ध्यान रखना है कि पॉलिटेक्निक या पारामेडिकल या आईटीआई के एग्जाम में 1 से लेकर 30 तक में क्वेश्चन आता है। कहां से लेकर? 1 से लेकर 30 तक। तो 30 तक का प्रैक्टिस अच्छा से करना है। तो होमवर्क में यह रहा कि 1 से लेकर 30 तक को आप लोग बनाइएगा। एक परमाणु संख्या 1 से लेकर कहां तक का? 30 तक का। तो उसको जब बनाइएगा तो फिर ये अच्छे तरीका से क्लियर हो पाएगा कि हम लोग यहां पर क्या बात कर रहे हैं, है ना? तो 30 तक का, जिंक तक का आपको क्लियर होना चाहिए। हाइड्रोजन से लेकर के कहां तक बनाना है? हाइड्रोजन से लेकर के जिंक तक बनाना है। ध्यान रखना है कि क्वेश्चन इसी के अंदर आता है। 1 से लेकर कहां तक का? 30 तक का। और कोशिश कीजिए कि 1 से लेकर 30 तक का परमाणु संख्या भी याद कर लेने का, है ना? जैसे ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, या मैग्नीज का परमाणु संख्या 25, लोहा का परमाणु संख्या 26, जिंक का परमाणु संख्या 30। तो कम से कम 30 तक का याद रहना चाहिए। अगर आप इंटर के स्टूडेंट रहते तो आपको इसके ऊपर का भी याद करना पड़ता। बात आप लोग का समझ में आ रहा है? जैसे चांदी, चांदी का परमाणु संख्या होता है 47। तो इससे ऊपर का भी आप लोग को काम करना पड़ता। लेकिन ध्यान रखना है कि पॉलिटेक्निक पारामेडिकल के एग्जाम में 30 तक बहुत ज्यादा हो जाता है। तो 30 तक आप लोग को याद अच्छे तरीका से रहना चाहिए। तो इसका यूज समझ पाए कि इसका कैसे कैसे यूज हम लोग कर पा रहे हैं। चलिए
अब लास्ट बात हम लोग समझने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को कैसे निकाला जाता है। जरा ध्यान देना है ठीक तरीका से। कोई तत्व मान लो, अगर हम बात करते हैं तत्व का, है ना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट, तो अभी तक 118 तत्व का खोज हो चुका है। अभी तक कितने तत्व का खोज हुआ है? 118। तो 118 तत्व का खोज हो चुका है ना। तो हम लोग सारे तत्वों का सिंबल अलग अलग है, तो अगर अलग अलग संकेत है तो हम लोग किसी संकेत को मान लिए कि ये x है। ये x क्या है? तो ये x कोई भी तत्व है, 118 में से कुछ भी हो सकता है, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, कुछ भी। इस x के नीचे में जो लिखते हैं उसको z कहते हैं, और ऊपर में जो लिखते हैं उसको a कहते हैं। ठीक से समझना है, क्योंकि धीरे धीरे लेवल बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे लेवल क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो ध्यान रखना है कि पहले का पढ़ा हुआ चीज ही आगे काम आता है, पीछे का क्लास छूटा रहता है, इसी कारण से आगे के क्लास को समझने में दिक्कत आ जाता है। तो जरा रेगुलर रहना है और ठीक से समझने का कोशिश करना है। तो सर ये x क्या है? ये x है कोई भी तत्व, 118 में से कोई भी तत्व ये x है। तो सर ये z क्या है? इस z का ही नाम है सर परमाणु संख्या। इस z का ही नाम है परमाणु संख्या, जिसको कि हम लोग एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। ATOMIC, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। और ये जो A है, इस A का नाम है द्रव्यमान संख्या, है ना, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मास नंबर। जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? मास नंबर। तो जरा ठीक से देख लो, तीन सिंबल है और इन दोनों का रिलेशन जरा ठीक से समझना है कि परमाणु संख्या को नीचे लिखते हैं, द्रव्यमान संख्या को ऊपर लिखते हैं, और परमाणु संख्या हमेशा छोटा होता है और द्रव्यमान संख्या हमेशा बड़ा होता है। ध्यान रखना है कि ए हमेशा बड़ा होगा जेड से। ए हमेशा बड़ा होगा किससे? जेड से। क्या आप लोग को बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया सर? फिर से एग्जाम्पल लेके समझाइए, एग्जाम्पल के साथ समझिए। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है और द्रव्यमान संख्या 16 है, तो ये 8 ही है जेड और इस 16 ही है ए, है ना। तो जरा ध्यान देना है कि पता चल गया सर कि ए हमेशा बड़ा होता है जेड से। ए हमेशा बड़ा होता है किससे? जेड से। तो अब यहां पर हमको इसका तीन चीज निकालना है। एक निकालना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन धनावेशित कण है, और न्यूट्रॉन जो है ये उदासीन कण है। सर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु में पाए जाने वाला मौलिक कण है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि परमाणु में कितने मौलिक कण होते हैं, मौलिक किसको कहते हैं सर? मौलिक उसको कहते हैं जिस पर उस परमाणु का गुण निर्भर करता है, फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जो प्रॉपर्टी है उसी वही प्रॉपर्टी उस परमाणु पर निर्भर करता है। मतलब ये कि परमाणु का जो भी गुण है वह कैसे केमिकल रिएक्शन में भाग लेगा, रिएक्शन कितना करेगा कि नहीं करेगा, वो इनर्ट गैस बन जाएगा मतलब नोबेल गैस बन जाएगा, या वो ज्यादा रिएक्टिव होगा या कम रिएक्टिव होगा, है ना, किसका संयोजकता कितना होगा, किसका विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 कैसे लिखाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर ही ये सारा चीज निर्भर करता है, इस कारण से इसको हम लोग मौलिक कण कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि परमाणु के कितने मौलिक कण होते हैं, तो आंसर बोलना है 3, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो फिलहाल हम लोग को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालने के लिए सीखना है। तो कैसे जानेंगे? तो सबसे पहले जानो कि परमाणु संख्या है क्या। परमाणु संख्या बोलते हैं प्रोटॉन को। परमाणु संख्या किसको बोलते हैं? प्रोटॉन को। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। और अगर कोई परमाणु उदासीन है, उदासीन का मतलब जिसपे ना तो प्लस हो और ना ही माइनस हो, जिसपे ना तो प्लस हो और ना ही क्या हो, माइनस हो। तो जब कोई परमाणु उदासीन होता है, जैसे इस ऑक्सीजन पर भी कोई चार्ज नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, तो ऐसे परमाणु को उदासीन कहते हैं। और अगर उदासीन परमाणु होगा तब वैसे कंडीशन में Z बराबर P बराबर E होगा। ध्यान रखना है कि Z बराबर P बराबर E होगा। कुछ टीचर लोग पढ़ा देते हैं कि इलेक्ट्रॉन को परमाणु संख्या कहते हैं। याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन को परमाणु संख्या नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घटते बढ़ते रहता है। अगर लॉस हो जाएगा, गेन हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन घटता बढ़ता रहता है, लेकिन प्रोटॉन कभी घटता बढ़ता नहीं है। तो ध्यान रखना, परमाणु संख्या कभी बदलता नहीं है। तो उदासीन परमाणु होगा तब जाकर के इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या के क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर परमाणु संख्या के बराबर है तो इसका परमाणु संख्या तो सर 8 है। तो पता चल गया कि ऑक्सीजन में
8 प्रोटॉन है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो सर न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? तो न्यूट्रॉन निकालने का छोटा सा सूत्र है Z माइनस ए माइनस जेड, ए माइनस जेड मतलब बड़ा में छोटा को घटा देना है, ए में जेड को क्या करना है? घटा देना है। तो इसका मतलब सर ऑक्सीजन के ए का मान तो 16 है और ऑक्सीजन के जेड का मान है 8, तो 16 में से 8 जाएगा तो 8। इसका मतलब ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन भी 8 है, प्रोटॉन भी 8 है और न्यूट्रॉन भी 8 है, मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों आपस में बराबर है, तीनों आपस में क्या है? बराबर है। तो आप लोग इस सारे चीज को समझने के बाद क्वेश्चन लिखिए कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं। क्वेश्चन लिखिए कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, और उसके आंसर में लिखिए, उसके आंसर में लिखिए कि किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित, किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। किसी भी तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल जेड से सूचित किया जाता है, इसे कैपिटल जेड से सूचित किया जाता है, इसे कैपिटल जेड से सूचित किया जाता है, अर्थात जेड बराबर पी, अर्थात जेड बराबर पी, अर्थात जेड बराबर पी, अर्थात जेड बराबर पी। अब पॉइंट बना करके लिखिए, पॉइंट बना करके लिखिए कि उदासीन परमाणु में, उदासीन मतलब जिसमें ना तो प्लस हो और ना ही माइनस हो, उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, अर्थात Z बराबर P बराबर E, अर्थात Z बराबर P बराबर E, अर्थात Z बराबर P बराबर E। तो आप लोग इसको एग्जाम्पल में उतारिए, आप लोग इसको एग्जाम्पल में लिखिए। आप लोग याद रखना है कि स्क्रीनशॉट लेते रहना है, स्क्रीनशॉट लेना है और इसको अच्छे तरीका से, अगर स्पीड ज्यादा लगे तो वीडियो को रोक करके तब फेयर कर लेना है, वीडियो को रोक लेना है उसके बाद उसको फेयर कर लेना है। ध्यान देना है जरा समझने पे, मेन ध्यान समझने पे देना है। तो यहां पर पता चल गया सर कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन 8 है, प्रोटॉन 8 है और न्यूट्रॉन भी 8 है। चलिए अगला क्वेश्चन इसी पर देखते हैं। सपोज कीजिए कि एग्जाम में हम लोग को क्वेश्चन आ गया कि एल्युमिनियम, अच्छा पहले परमाणु संख्या के बारे में समझिए। परमाणु संख्या जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है इवन सम संख्या और एक होता है ऑड विषम संख्या। तो अगर परमाणु संख्या सम है तो द्रव्यमान संख्या दुगना होगा। क्या बोल रहे हैं, फिर से सुनिए। अगर परमाणु संख्या सम है तो द्रव्यमान संख्या दुगना होगा। तो यहां पर अगर हम बात किए थे अभी ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, तो यह सम है तो इसको दुगना कर दो 16। इसी तरीका से बात करते हैं कैल्शियम का, तो कैल्शियम का सर परमाणु संख्या जो होता है वो 20 है, तो ये सम है इसको दुगना कर दो तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 40। इसी तरीका से बात करते हैं सल्फर का, सल्फर का होता है 16, ये भी सम है तो इसको दुगना कर दो 32 हो जाएगा। अगर हम लेते हैं सिलिकन, तो सिलिकन का परमाणु संख्या 14 है, तो इसका मतलब इसका द्रव्यमान संख्या मास नंबर हो जाएगा 28। इसी तरह से बात करते हैं मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा 24। इसी तरह से बात करते हैं नियोन का, नियोन का परमाणु संख्या 10 होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 20, है ना। ऑक्सीजन का 8 होता है तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 16। इसी तरह से बात करते हैं कार्बन का, कार्बन का परमाणु संख्या 6 है तो द्रव्यमान संख्या हो जाता है 12। इसी तरह से आता है हीलियम, हीलियम का परमाणु संख्या जो है वो होता है 2, तो ये हो जाता है 4। तो याद रखना है कि अगर परमाणु संख्या इवन है, अगर परमाणु संख्या क्या है, इवन है, तो समझ जाना है कि उसका द्रव्यमान संख्या दुगना करना है। लेकिन अगर ऑड है, अगर ऑड है मतलब सर, मतलब जैसे लिथियम, लिथियम का परमाणु संख्या है 3, अगर ये 3 विषम संख्या है तो विषम रहेगा तो दुगना से एक ज्यादा करना है। अगर विषम रहेगा तो पहले दुगना करना और उसमें एक जोड़ देना है, मतलब 3 का दुगना करेंगे 6 और 6 में एक जोड़ेंगे तो 7,
तो पता चल गया कि लिथियम का द्रव्यमान संख्या 7 होगा। इसी तरीका से अगर हम अगले देखें तो अगला हम लोग ले लेते हैं बोरोन। बोरोन का परमाणु संख्या होता है 5, तो ये भी विषम है, तो दुगना से एक ज्यादा कर दो 11 आ जाएगा। इसी तरीका से हम लोग बात करते हैं फ्लोरीन का, तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 9, तो 9 का दुगना करो 18 और 18 में एक जोड़ो तो 19। सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या है 11, तो 11 दूना 22 और 22 और एक कितना हो जाएगा 23। इसी तरह से बात करते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या होता है 13, तो 13 दूना 26 और 26 और एक कितना हो जाएगा 27। इसी तरह से बात करते हैं फास्फोरस का। फास्फोरस का परमाणु संख्या होता है 15, तो 15 का हो जाएगा 31, तो दुगना से हमेशा एक ज्यादा कर देना है। अगर हम लोग लेते हैं पोटासियम, तो पोटासियम का परमाणु संख्या होता है 19, तो 19 दूना 38 और 38 और एक कितना हो जाएगा 38 और एक हो जाएगा 39। 38 और एक क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा। तो जरा ध्यान देना है सही तरीका से। तो यहां पर आंसर हो जाएगा 39, है ना। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि परमाणु संख्या सम होगा तो दुगना कर लीजिए, अब विषम होगा तो दुगना से एक ज्यादा कर लीजिए। लेकिन याद रहे कि ये कोई नियम नहीं है, ये तो हम अपने से बना दिए। ऐसा कोई किताब कोई बुक नहीं लिखता है कि सम होगा तो दुगना कर लेना, अब विषम होगा तो दुगना से एक ज्यादा कर लेना। तो हम क्यों बताते हैं, क्योंकि ज्यादातर में ये नियम लगता है, तो कुछ में ये नियम नहीं भी लगता होगा तो उसको अपवाद कह के याद कर लेना है। तो ये नियम 5 गो में नहीं लगेगा। कै गो में नहीं लगेगा 5 गो में। हम लोग को परमाणु संख्या 20 तक का ज्यादा यूज पड़ता है। ध्यान देना है कि 20 तक रहेगा तो क्वेश्चन में परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या दिया हुआ नहीं रहेगा, तो 20 तक का परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या को याद करना है। अब 20 से ज्यादा रहेगा तो वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो क्वेश्चन में क्या करेगा दिया रहेगा। तो ध्यान रखना है कि 20 तक में अब ये नियम किस में नहीं लगेगा। तो सबसे पहले तो सर हाइड्रोजन में ही नहीं लगेगा। हाइड्रोजन का होता है 1, उस हिसाब से तो सर इसको 3 होना चाहिए, लेकिन इसका भी होता है 1। अगर हम बात करते हैं इसके आगे का बात, तो आगे का अगर हम लोग देखते हैं तो वो हो जाएगा कौन, वो हो जाएगा बेरिलियम। बेरिलियम का होता है 4, तो इस हिसाब से इसको 8 होना चाहिए, लेकिन ये होता है 9। उस तरह से होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का होता है 7, तो होना चाहिए इसको 15, दुगना से एक ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये होता है 14। कितना होता है 14। इसी तरीका से अगर हम बात करते हैं क्लोरीन का, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 है, तो होना चाहिए 35, लेकिन ये होता है 35.5। 35 दशमलव कितना होता है 5। और एक लास्ट होता है आर्गन। आर्गन का परमाणु संख्या होता है 18, ये नोबेल गैस है 18, इस हिसाब से इसको 38 होना चाहिए, लेकिन ये होता है 40। कितना होता है 40। तो ये 5 गो अपवाद कंडीशन है, क्योंकि ये कोई नियम है ही नहीं। ऐसा कोई बुक नहीं लिख रहा है कि सम आएगा तो दुगना कर ले, विषम आएगा तो दुगना से एक ज्यादा कर ले। हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको याद हो सके, क्या हो सके याद हो सके, है ना, क्योंकि आप लोग घर में मेहनत भी तो ज्यादा करते हैं। तो जरा ध्यान रखना है कि ये अपवाद कंडीशन है। अपवाद कंडीशन है, इसमें ज्यादा यूज होता है हाइड्रोजन और ज्यादा यूज होता है नाइट्रोजन। तो इन दोनों पर जरा विशेष याद रखना है कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 1 होता है और नाइट्रोजन का द्रव्यमान संख्या 14 होता है। और इस सब में ऑक्सीजन, कार्बन, कैल्शियम, मैग्नीशियम इसका ज्यादा यूज होगा, है ना। और अपवाद वाले इधर वाले में सोडियम और एल्युमिनियम और फास्फोरस इसका ज्यादा यूज होता है। वैसे आप लोग को ज्यादा और कम नहीं जानना है, ये जानना है कि 20 तक का सबको याद कर लेना है ना, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन 20 के अंदर पूछता है। ध्यान रखना, वैसे याद तो 30 तक का करना है, लेकिन 20 तक तो कम से कम याद होना ही चाहिए, और इसके बिना बहुत दिक्कत हो जाएगा। जरा ध्यान देना। अब क्वेश्चन पर आते हैं। अगर हमसे क्वेश्चन आता है कि पोटासियम में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो क्या पोटासियम पे कोई चार्ज है? नहीं है। जब चार्ज नहीं है तो आपने अभी तुरंत फॉर्मूला बताया था, Z बराबर P बराबर E। Z बराबर P बराबर E, तो इसका मतलब सर कि Z तो हमेशा बराबर होता है प्रोटॉन के, क्योंकि परमाणु संख्या कुछ होता ही नहीं है, प्रोटॉन को ही परमाणु संख्या कहते हैं। तो इसका मतलब अगर सर इसका परमाणु संख्या 19 है तो इसका द्रव्यमान संख्या तो सर 39 हो गया। तो ये हो गया Z का मान, और ये वाला हो गया सर A का मान। तो अगर Z 19 है तो कन्फर्म हो गया सर कि इसका प्रोटॉन भी 19 होगा। और अगर इस पे कोई चार्ज नहीं है तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब सर इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या भी 19 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो A में घटा देंगे Z को। तो A कितना है सर, तो A है इसका 39, और इसमें घटाएंगे कितना को 19 को, तो इसका आंसर आ जाएगा 20। इसका आंसर क्या आ जाएगा 20। इसका मतलब पोटासियम में इलेक्ट्रॉन 19 है,
प्रोटॉन 19 है, लेकिन न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन है 20। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग, आगे अब हम लोग देखते हैं कि इसको आगे अब किस तरह से क्वेश्चन रहेगा। मान लो कि लोहा है, लोहा में हमको बताना है सर कि इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना और न्यूट्रॉन कितना। तो लोहा परमाणु संख्या 20 से ज्यादा का है, इसका परमाणु संख्या है 26। तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको याद करने का जरूरत नहीं है। इसका द्रव्यमान संख्या होता है 56, ये सब क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो ये है जेड का मान परमाणु संख्या और ये है ए का मान। अब पूछ रहा है कि बताइए इसमें प्रोटॉन कितना, इलेक्ट्रॉन कितना, न्यूट्रॉन कितना। तो प्रोटॉन तो परमाणु संख्या को कहते हैं, परमाणु संख्या 26 है, तो प्रोटॉन कितना होगा? 26। इलेक्ट्रॉन निकालना है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, उदासीन, और उदासीन होगा तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा, प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसलिए इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा। तो याद रखना है कि लोहा में इलेक्ट्रॉन 26 है, प्रोटॉन 26 है और न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन 30 है। तो ये कैसे निकाले? तो द्रव्यमान संख्या में घटा दिए परमाणु संख्या को, ऊपर वाले में नीचे वाले को क्या कर दिए? घटा दिए। तो इस तरीका से हम लोग किसी भी तत्व में, किसी भी तत्व में आसानी से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनिए, 118 तत्वों का खोज हुआ है। तो क्वेश्चन आता है कि 118 तत्वों में ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें कि न्यूट्रॉन जीरो होता है, मतलब न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। 118 तत्वों में ऐसा कौन सा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन पाया नहीं जाता है? तो मात्र एकलौता इक्के गो तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, और उसका नाम है हाइड्रोजन। उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, तो जरा ठीक से समझना है। हाइड्रोजन के बारे में ठीक से समझिए, क्योंकि इस पे क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का सिंबल है H11, H11। तो सर इसका परमाणु संख्या जेड भी 1 है, द्रव्यमान संख्या ए भी 1 है। तो हमको बताना है सर इसमें इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना और न्यूट्रॉन कितना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सर प्रोटॉन तो सब में परमाणु संख्या क्या बराबर होता है? तो परमाणु संख्या 1 है तो प्रोटॉन भी 1 होगा, इस पे कोई चार्ज नहीं है। अगर चार्ज नहीं है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है। परमाणु पे कोई चार्ज क्यों नहीं होता है? अगर कोई पूछेगा इस पे क्यों नहीं प्लस माइनस है, तो उसमें बताना है कि इसमें माइनस की संख्या प्लस की संख्या के बराबर है। इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण है, प्रोटॉन धनावेशित कण है, तो एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और जब कैंसिल कर देगा तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा 0। तो सर न्यूट्रॉन कैसे निकाले? तो न्यूट्रॉन निकालने का सूत्र होता है ए माइनस जेड, ए माइनस जेड। तो अब ए क्या है? तो ए का मान है द्रव्यमान संख्या 1, अब परमाणु संख्या भी 1, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो याद रखना है कि हाइड्रोजन ही एक एकलौता ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। जिसमें न्यूट्रॉन क्या हो जाता है जी? न्यूट्रॉन हो जाता है 0। न्यूट्रॉन क्या हो जाता है? 0। बाकी जितना भी तत्व है सारे में न्यूट्रॉन होता है, केवल एक को छोड़ के। क्या नाम है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन में भी कौन सा हाइड्रोजन? 1 1 वाला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 3 प्रकार का होता है, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। आगे की क्लास में हम लोग उसको भी देखेंगे। तो ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन एकलौता ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन पाया नहीं जाता है। और हाइड्रोजन के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन है। हाइड्रोजन के नाभिक में केवल कितना प्रोटॉन है? एक प्रोटॉन, और उसके पास केवल एक इलेक्ट्रॉन है, और न्यूट्रॉन एक भी उपस्थित नहीं है। तो हम लोग सर परमाणु संख्या किसे कहते हैं ये तो समझ गए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन लिखिए कि द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर। तो अगला क्वेश्चन आप लोग लिखिए, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, मास नंबर। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं जरा समझ लीजिए। यह है नाभिक, और इस नाभिक का खोज किया रदरफोर्ड ने। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है, अगर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में यह पूछा कि नाभिक का खोज किसके द्वारा किया गया, तो नाभिक का खोज किए हैं रदरफोर्ड। वैज्ञानिक का नाम क्या है? रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। तो याद रखना है कि रदरफोर्ड ने खोज किया नाभिक का। अब इस नाभिक में रहता क्या क्या है? नाभिक में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन उदासीन, और ये दोनों उपस्थित रहता है नाभिक में। ये दोनों उपस्थित रहता है किस में? नाभिक में। तो अगर ये दोनों नाभिक में उपस्थित रहता है तो द्रव्यमान संख्या कहते किसको है? तो कहता है किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन
और न्यूट्रॉन के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। लिखिए आंसर में, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। और इसे कैपिटल ए से सूचित किया जाता है, और इसे कैपिटल ए से सूचित किया जाता है, और इसे कैपिटल ए से, और इसे कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। अर्थात तो पता चल गया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने पर ए निकल जाता है। तो फॉर्मूला बन गया सर ए बराबर पी प्लस एन। तो फॉर्मूला बन गया सर ए बराबर पी प्लस एन। तो लिखिए अर्थात ए बराबर पी प्लस एन, अर्थात ए बराबर पी प्लस एन। चलिए पहले यहां ध्यान दीजिए। अब आगे अगर ये P इधर प्लस में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, माइनस में। तो हम इस P को बराबर की साइड ला रहे हैं और इधर बच जाएगा N। तो सर N बराबर हो जाएगा A माइनस पी। N बराबर क्या हो जाएगा सर, A माइनस पी। N बराबर आ जाएगा सर A माइनस पी। तो जरा ठीक से समझने का कोशिश करना है, ध्यान देना है यहां पर। तो A बराबर आ जाएगा P, A बराबर आ जाएगा, है ना। तो अब अभी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे कि P क्या होता है। तो P होता है Z। याद रखना है कि प्रोटॉन परमाणु संख्या को कहते हैं। तो इसका मतलब P के जगह पे हम लोग Z रख सकते हैं। तो हम लोग यहां से P को हटा रहे हैं, तो P को हटाएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा A माइनस जेड। इसलिए आप लोग को बोल रहे थे उतना देर से कि न्यूट्रॉन निकालने का सूत्र होता है A माइनस जेड। तो आप लोग समझ पाए कि ये कैसे लाएं। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिए कि किसी में भी अगर न्यूट्रॉन को निकालना हो, है ना, न्यूट्रॉन को निकालना हो तो उसमें द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या को घटा देंगे। द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जब द्रव्यमान संख्या में परमाणु संख्या को घटाएंगे तो हम लोग को आसानी से उसके न्यूट्रॉन का पता चल जाएगा, है ना। जैसे सपोज कीजिए कि एक एग्जांपल हम लोग इस पे ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं फास्फोरस। फास्फोरस का परमाणु संख्या होता है 15 विषम है तो दुगना से एक ज्यादा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 31। तो ई हो गया जेड का मान और ई हो गया हम लोग के लिए ए का मान। हम लोग से पूछेगा बताइए फास्फोरस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः कितनी होगी। तो सर प्रोटॉन तो 15 हो जाएगा, इस पर कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन भी 15 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन निकालने का सर अभी आपने सूत्र बताया ए माइनस जेड। तो इसका सर ए तो दिख रहा है 31 है और इसका जेड दिख रहा है कि 15 है। तो 31 में से जब 15 जाएगा तो आंसर आ जाएगा 16। तो इसका मतलब सर प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन 15 है, प्रोटॉन 15 है, लेकिन न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन 16 है। बात आप लोग को समझ में आ रहा है। तो इस तरीका से हम लोग आसानी से किसी में भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इस पर चार्ज वाला क्वेश्चन को हम लोग कल देखने वाले हैं। कल देखेंगे कि अगर किसी भी परमाणु पर प्लस आता है या माइनस आता है तो उसको हम लोग कैसे करके आसानी से निकाल पाएंगे। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या सीख लिए। आज पहला क्लास था पारामेडिकल पॉलिटेक्निक ITI वाले का। आज फर्स्ट डे से स्टार्ट किया, सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किए एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग एटम के बारे में सीख रहे हैं। एटम अपने आप में बहुत बड़ा चीज है और उसको समझाने के लिए कई साइंटिस्ट आते हैं। तो धीरे धीरे करके 4-5 दिन लगेगा इस सारे टॉपिक को हम लोग को कवर करने में। 4-5 लेक्चर लगेगा जिसमें हम लोग सारे टॉपिक को कवर कर पाएंगे जो कि एग्जाम में हम लोग को पूछा जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले देखें एटम के बारे में। एटम शब्द बना एटीमो से और एटीमो का मतलब होता है अविभाज्य, मतलब जिसको विभाजित नहीं कर सकते। सबसे छोटा कण जिसको कि और छोटा करना संभव नहीं है उसको हम लोग एटम कहेंगे। ये बात किसने कहा, जॉन डाल्टन ने। इसलिए जॉन डाल्टन को एटम का फादर कहते हैं। तो फादर ऑफ एटम कहते हैं किसको, जॉन डाल्टन को, है ना। उसके बाद अगला चीज हम लोग ये देखिए कि नाभिक में 2 तरह का कण होता है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, और इन दोनों को मिला दो तो इसी को कहते हैं न्यूक्लियन। इसी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन कहते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन दोनों समान चार्ज है तो इन दोनों में विकर्षण होगा, जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में आकर्षण होगा।
जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक होगा वो ज्यादा मजबूत होगा, इसलिए के कक्षा सबसे ज्यादा मजबूत है। और जैसे जैसे दूरी बढ़ते जाएगा उसका मजबूती घटेगा लेकिन एनर्जी बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ता है, सीधा समझो कि इन इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ने से ऊर्जा का मान बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ने से ऊर्जा का मान क्या होता है जी? बढ़ता है। नाभिक का खोज किसने किया? नाभिक का खोज किया रदरफोर्ड ने। नाभिक का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया। एक बात आप लोग और लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज किया जे जे थॉमसन। जे जे थॉमसन। दूसरा नंबर पर है सर प्रोटॉन। प्रोटॉन का खोज किया गोल्डस्टीन। तीसरा नंबर पर आएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का खोज किया गया जेम्स चैडविक। जेम्स जेम्स चैडविक। बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम लोग ई से सूचित करते हैं, या फिर ई पर माइनस से सूचित करते हैं, या फिर ई पर -1 और 0 से सूचित करते हैं। नीचे वाला चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1 है, और इलेक्ट्रॉन इतना हल्का है कि उसको 0 मान लिया गया है। तो ये तीन तरीका से इलेक्ट्रॉन को सूचित किया जाता है। उसी तरीका से अगर आप बात प्रोटॉन का करते हैं तो प्रोटॉन को पी से सूचित करेंगे, या फिर पी पर प्लस से सूचित करेंगे, या फिर पी पर +1 और 1 से सूचित करेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन से भारी होता है प्रोटॉन। उसी तरीका से न्यूट्रॉन का बात करते हैं तो न्यूट्रॉन n होता है, या फिर n पर 0 होता है, या फिर n का चार्ज तो 0 होगा लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या 1 होगा। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता था, नीचे वाला चार्ज है, ऊपर वाला द्रव्यमान है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। लेकिन अगर पूछेगा इन तीनों में से सबसे हल्का कौन है, तो सबसे हल्का है इलेक्ट्रॉन। अगर द्रव्यमान के बेसिस पर पूछा जाएगा कि सबसे हल्का कौन है, तो सबसे हल्का है इलेक्ट्रॉन, इससे भारी है प्रोटॉन, और इससे भी भारी है न्यूट्रॉन। तो इन तीनों में सबसे भारी न्यूट्रॉन होता है, लेकिन ये दोनों लगभग बराबर ही होता है। थोड़ा सा का अंतर होता है, थोड़ा सा न्यूट्रॉन, बहुत कम, लेकिन ज्यादा होता है कौन? न्यूट्रॉन। उससे कम प्रोटॉन, और उससे भी कम कौन? इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों के बारे में याद रखना है। इसको ट्रिक बना दिए हैं याद रखने का। अगर भूल जाइएगा कि कौन ऊपर था कौन नीचे था, याद रखिएगा ट्रिक द गोपचंद। द से याद रखना है थॉमसन, गोप से याद रखना है गोल्डस्टीन, चंद से याद रखना है चैडविक। चंद से क्या याद रखना है? चैडविक। ध्यान रखना है कि 2020 में पॉलिटेक्निक एग्जाम, कोविड के टाइम में जो पॉलिटेक्निक एग्जाम हुआ था, उसमें उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि चैडविक कौन से मौलिक कण का खोज किए थे। चैडविक कौन से मौलिक कण का खोज किए थे? तो याद ना कि चैडविक जो खोज किए थे वो खोज किए थे न्यूट्रॉन का। किसका खोज किए थे? न्यूट्रॉन का। तो ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन का तो सबको याद रहता है थॉमसन, याद रखना है प्रोटॉन, और याद रखना है न्यूट्रॉन, है ना। इसका ट्रिक अभी हम आप लोग को क्या बताएं? द गोपचंद। द से थॉमसन, गोप से गोल्डस्टीन, और चंद से चैडविक। चंद से क्या? चैडविक। तो इससे आसानी से हम लोग तीनों मौलिक कण, तो पूछेगा परमाणु में कितने मौलिक कण है? 3 मौलिक कण है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का खोज जे जे थॉमसन। अच्छा, बहुत लोग को इस जे जे का फुल फॉर्म पता नहीं रहता है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, जोसेफ जॉन थॉमसन। जोसेफ जॉन थॉमसन। प्रोटॉन गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। तो याद रखना है कि हम लोग धीरे धीरे करके एक एक करके सारे चैप्टर को कवर करेंगे, चाहे वो केमिस्ट्री का चैप्टर हो, मैथ का चैप्टर हो, या फिजिक्स का चैप्टर हो। सारे का रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा जो आप अच्छे तरीका से कितने भी बार चाहिएगा रिवीजन करने के लिए, तो उसको रिवीजन कर पाइएगा, है ना। तो एग्जाम के लिए आपको मात्र 3 से 4 महीना का समय मिलेगा, और इतने समय में सारे चैप्टर को कवर करना है। मिला जुला करके 25 से 30 चैप्टर केवल केमिस्ट्री में है, उसी तरह से 20 चैप्टर के लगभग फिजिक्स में है, अब 20-22 चैप्टर, 25 चैप्टर आपको मैथ में भी मिलेगा। तो ध्यान रखना है कि चैप्टर काफी ज्यादा है और समय बहुत कम है, तो सारे चैप्टर को कवर भी हम लोग को करना है। तो रेगुलर रहना है और मेहनत करना है ना। ध्यान रखना है कि समय आता न है, समय को लाया जाता है। ध्यान रखना है, अपना टाइम आएगा नहीं, टाइम तो हमेशा जाता है, टाइम को हमेशा जाता है। अगर टाइम को लाना है तो मेहनत करना पड़ेगा। बात समझ रहा है? टाइम को लाना है तो क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत कीजिएगा तो किसी भी चीज को पाना संभव है, किसी भी चीज को पाना क्या है? संभव है। तो ठीक है, कल हम लोग फिर से मिलेंगे। थैंक यू।